नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर। आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पूर्व की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए प्रयोगवाद की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि, प्रयोगवाद के प्रवर्तक, प्रयोगवाद शब्द के प्रयोग, प्रयोगवाद की प्रवर्तक पत्रिका और प्रमुख जो सप्तक आए थे उनमें विभिन्न कवियों को शामिल किया गया था। उन सब के विषय में हमने चर्चा की थी। हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है कि प्रयोगवाद का जो जन्म है वो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में हुआ। प्रगतिवाद जो पूरी तरह उपयोगितावाद पर आधारित था, मार्क्सवाद की काव्यात्मक प्रस्तुति मात्र बनकर रह गया था। उसकी प्रतिक्रिया में व्यक्तिकता और अतिशय बौद्धिकता को लेकर साहित्य में मध्यम वर्गीय जीवन को आधार बनाकर एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, जिसे हमने प्रयोगवाद कहा। कल हमारी बात हुई थी 1943 में तार सप्तक प्रकाशित हुआ। उस सप्तक में 7 कवियों को स्थान मिला और उसमें अगेन लिखा है कि कवि नवीन राहों के अन्वेषी, नई राहों का अन्वेषण करने वाले, खोज करने वाले, शोध करने वाले। और विशेषकर प्रतीक पत्रिका ने प्रयोगवाद के प्रचार और प्रसार में और उसके समर्थन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके संपादक आगे जी थे। इसके बाद कल हमारी बात हो चुकी है 51, 59, 79 में अगले 3 जो सप्तक थे वो प्रकाशित हो चुके थे। पहला प्रश्न है कि प्रयोगवाद क्या है। प्रयोगवाद शब्द से क्लियर है कि एक ऐसा वाद है जो नित्य नूतनता, नवीनता और अभिनव प्रयोग करने को अपना उद्देश्य मानकर चलता है। जो चीज़ें, जो परंपराएं रूढ़ हो गई हैं, वो शैल्पिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र में उनका प्रबल विरोध प्रयोगवाद की विशेषता रही है। प्रयोगवाद की सामान्य प्रवृत्तियाँ, जिनमें पहला है उपमानों की नवीनता, अर्थात परंपरा से जो उपमान साहित्यिक जगत में, सामाजिक जगत में प्रयुक्त हो रहे थे,
क्योंकि सामाजिक जगत नाम मैंने इसलिए आया क्योंकि जो चीज़ समाज में होगी वही साहित्य में आएगी। हमने परंपरा से पढ़ा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी कि जैसा समाज होगा साहित्य भी वैसा ही होगा। समाज में जो परिस्थितियाँ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जन्म लेंगी, उनका प्रतिबिंब यदि हम कहीं देखना चाहें तो साहित्य में देख सकते हैं। इसलिए जो उपमान सामाजिक जीवन में प्रचलित थे, जैसे एक उदाहरण से कल हमने बात की थी, उसे पुनः समझेंगे कि हमने कहा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। कल हमने चर्चा की थी इस विषय वस्तु पर हल्की सी, कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो दो चीज़ों की तुलना की गई है यहाँ, चंद्रमा से तुलना की गई है और सीता के मुख की तुलना की गई, क्योंकि चंद्रमा के समान बताया गया। यानी कि मूल जो सुंदर वस्तु है क्या है? चंद्रमा, और उसके जैसा कौन है? सीता का मुख है। यह पारिभाषिक शब्दावली में दो बातें निकल कर आती है, एक उपमेय और दूसरा उपमान। सीता का मुख यहाँ उपमेय है, अर्थात जिसको उपमित किया जाए, जिसको किसी अन्य चीज के समान बताया जाए वह उपमेय होता है, या जिसकी तुलना की जावे वह उपमेय होता है। उपमान जिससे तुलना की जाए, जैसे यहाँ हमने बात की कि चंद्रमा के समान है, किससे तुलना की गई? चंद्रमा से। इसलिए जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। ये कुछ परंपरागत उपमेय उपमान रहे थे, लेकिन प्रयोगवादी कवि कहता है कि ये उपमान मैले हो गए, अर्थात अब इन उपमानों में वो चमक, वो कुव्वत, वो क्वालिटी नहीं रही। देवता इन प्रतीकों के कर गए कुछ, किन प्रतीकों के जो देवता थे वो चले गए, अर्थात ये प्रतीक, ये उपमान अब किसी काम के नहीं रह गए, इन प्रतीकों का कोई औचित्य नहीं है। कहीं वासन अधिक दिखने से मुलम्मा छूट जाता है, उस पर जो पेंटिंग की जाती है, उस पर जो कलर किया जाता है वो अधिकत होने से खत्म हो जाता है, अर्थात उसमें वो सौंदर्य नहीं रहता। इसलिए जो पुराने उपमान हैं, पुराने प्रतीक हैं, इन सब में जो सौंदर्य, काव्य सौंदर्य होता था, आज वो नहीं रहा कहीं न कहीं। कवि इस बात को कहना चाहता है, इसलिए वो उपमानों की नवीनता का हामी है, नवीन उपमानों का प्रयोग वो करता है। इसे इन्होंने कहा है प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। बल्ब कभी पहले शायद उपमान के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ होगा, लेकिन इन कवियों ने नवीन संदर्भ में नवीन चीज़ों को उपमान के रूप में प्रयुक्त किया है, यानी कि नवीनता। जो हमने प्रयोगवाद शब्द के अर्थ की बात की, उसमें कुछ नवीनता, कुछ नूतनता होगी, वह इनके उपमानों की नवीनता के संदर्भ में देखने को मिलती है। अतिशय व्यक्तिकता, थोड़ा जो टाइपिंग है इसको आप देख लें, मैं जो बोल रहा हूँ वो राइट है, क्योंकि टाइपिंग में कई बार गड़बड़ हो जाती है। अतिशय वैयक्तिकता, हमने बात की थी कि प्रगतिवादी जो साहित्यकार था वो अतिशय सामाजिकता को लेकर चलता था, व्यक्तिकता के लिए जगह नहीं था। यहाँ अतिशय व्यक्तिकता है, यहाँ आत्मविज्ञापन की प्रवृत्ति है। आत्मविज्ञापन को अतिशय अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपनी कुंठा, हताशा, निराशा, अपने जीवन में जो रिक्तियाँ हैं, उन सब बातों को साहित्य के माध्यम से साहित्यकार कह देना चाहता है। वो भले उसकी वासना ही क्यों न हो, उसके अंतरंग संबंधी क्यों न हो, लेकिन उन सब चीज़ों को वो अभिव्यक्त कर देना चाहता है, बता देना चाहता है। आत्मविज्ञापन की प्रवृत्ति है। यह व्यक्ति अपने बारे में कहना चाहता है, अपने जीवन के बारे में बताना चाहता है, अपनी आदतों के बारे में कहना चाहता है, अपने निजी संबंधों के बारे में कहना चाहता है। तो आत्मविज्ञापन की प्रवृत्ति इस
दौर के साहित्य में देखने को मिलती है। मध्यम वर्गीय कुंठा, निराशा और हताशा का चित्रण। मध्यम वर्ग के जीवन की जो रिक्तियां हैं, जो संत्रास है, उसको इस दौर का साहित्यकार अभिव्यक्ति देता है। आगे खुद कहते हैं कि दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं को मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उनको यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। तो यहाँ विशेषकर इस दौर के साहित्य की विषय वस्तु मध्यम वर्गीय जीवन बनता है। मध्यम वर्गीय जीवन की जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियाँ हैं, उन सबको साहित्य की विषय वस्तु का विषय वस्तु बनाया गया। अहम की प्रधानता है, वो मैं की प्रवृत्ति, वो अतिशय व्यक्तिकता, वही बात है। रूढ़ियों का प्रबल विरोध। योगवादी साहित्यकार सामाजिक जीवन में और साहित्यिक जीवन में दोनों ही स्तरों पर जो रूढ़ियाँ हैं, जो रूढ़ परंपराएं हैं, जो सड़ी गली मान्यताएं हैं, उन सब का विरोध करता है। सामाजिक जीवन में जो रूढ़ियाँ प्रचलित हैं उनका विरोध है। तो साहित्यिक जगत में हमने अभी बात की कि नित्य नूतनता की प्रवृत्ति को अपनाता है। तो जो प्रतीक, बिंब, उपमान जो पुराने हो गए हैं, जिनके देवता आज कूच कर गए हैं, उन सब का भी प्रबल विरोध प्रयोगवादी साहित्यकार करता है। बौद्धिकता की प्रधानता। प्रयोगवादी साहित्य में भावना की तुलना में बौद्धिकता को अधिक महत्व दिया गया है। बौद्धिकता की प्रधानता इस युग के साहित्य में देखने को मिलती है। व्यंग्य की प्रधानता, व्यंग्य का तीखापन इस दौर के साहित्य में देखने को मिलता है। वो सामाजिक रूढ़ियों पर व्यंग हो, वो मानव की प्रवृत्ति पर व्यंग हो, मानव की प्रकृति पर व्यंग हो, व्यंग्य का तीखापन इस दौर के साहित्य में। शैल्पिक नवीनता हम पूर्व में बात कर पाए हैं। जो नवीन प्रतीक, नवीन बिंब, नवीन भाषा का जो व्यवहार इस दौर का साहित्यकार कर रहा था, वो इसके शिल्प पक्ष का वैशिष्ट्य है। वो छंद मुक्तता की बात हो या वाद मुक्तता की बात हो, क्योंकि प्रयोगवादी साहित्यकार अपने को किसी वाद में बांधने की बात नहीं करते। द्वितीय सप्तक की भूमिका में आगे प्रबल विरोध करते हैं कि हमें प्रयोगवादी नहीं कहा जाना चाहिए। वाद का मतलब था सिद्धांत, यानी कि किसी एक सिद्धांत विशेष को लेकर चलने वाले हम नहीं हैं, ऐसा आगे का मानना था। तो निष्कर्ष हमने पूर्ववर्ती साहित्यिक परंपरा प्रगतिवाद को देखा। प्रगतिवाद में सामाजिकता की बात थी, भाषा में सपाट बयानीता की बात थी, सामाजिक समस्याओं, रूढ़ियों, परंपराओं और विशेषकर पाश्चात्य दर्शन को आधार मानकर मानव मूल्यों का प्रतिष्ठापक साहित्य होने के बाद भी वह बहुत दूर तक नहीं जा सका, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक मान मूल्यों के विपरीत था। वहीं प्रयोगवादी जो साहित्यकार है वो मध्यम वर्गीय जीवन से जुड़ता है, उसकी कंठा, हताशा, निराशा, संत्रास का व्यक्ति देता है। सामाजिकता की तुलना में व्यक्तिकता आती है, आत्मविज्ञापन की प्रवृत्ति आती है, अहम का ख्यापन आता है। शैल्पिक जगत में नवीन प्रयोगवादी साहित्यकार करता है। वो नवीन बिंब हो, वो प्रतीक हो, उपमान हो, भाषा हो, भाषा में दुरूहता की प्रवृत्ति यहाँ देखने को मिलती है। अपनी प्रेम भावनाओं का अभिव्यक्ति यहाँ का साहित्यकार देते हुए अश्लीलता की हद तक पहुँच जाता है। इन सब के बाद भी साहित्य में नित्य नूतनता की प्रवृत्ति के कारण प्रयोगवाद का महत्व है। धन्यवाद दोस्तों।